खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक है और थोड़ी देर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह बैठक होगी। प्रदेश कार्य समिति के एजेंडों पर यहां पे मुहर लग सकती है, चर्चा हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सत्र को संबोधित करेंगे और संगठन की आगामी कार्य योजना भी पेश की जाएंगी। तो प्रदेश कार्य समिति के एजेंडे पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सत्र को संबोधित करेंगे और संगठन की आगामी कार्य योजना पेश किए जाएंगे। तो लखनऊ में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक है और थोड़ी देर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह बैठक होगी। प्रदेश कार्य समिति के एजेंडे पर मुहर लग सकती है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सत्र को संबोधित करेंगे और संगठन की आगामी कार्य योजना यहां पेश की जाएगी। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की यह बैठक है और कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर मंथन होगा, समीक्षा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश कार्य समिति के एजेंडे पर मुहर लग सकती है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सत्र को संबोधित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है चुनाव में। 24 से पहले, निकाय चुनाव से पहले बैठकों का दौर जारी है, समीक्षाएं की जा रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है और आगे किस तरीके से इस चुनाव को जीता जाए उसको लेकर मंथन जारी है। तो कुछ ही देर में यह बैठक होगी और संगठन के आगामी कार्य योजना इसमें पेश किए जाएंगे। तो लखनऊ में बीजेपी पदाधिकारियों की यह बैठक है और कुछ ही देर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह बैठक शुरू होगी और प्रदेश कार्य समिति के एजेंडे पर मुहर लग सकती है। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी, कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्शन और इलेक्शन के मूड में चल रही है और अपने संगठन को विस्तार देने, संगठन में जो परिवर्तन होने हैं उन संगठन में जो परिवर्तन उन परिवर्तन को लेकर बहुत सारी चीजों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है, कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडे सेट होंगे। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में होने वाले जो आगामी निकाय चुनाव है उनको लेकर पार्टी की रणनीति और नीति क्या होगी, किस नीति पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मैदान में उतरेंगे। दूसरा बड़ा विषय होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उनके जवाब दिए जाएं। तीसरा बड़ा मुद्दा होगा कि जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी वायदे किए थे, चाहे वो प्रदेश के सरकार के रहे हों या फिर केंद्र सरकार के, उन पर कितना काम हुआ है और कितना काम अभी बाकी है। साथ में 2024 से पहले क्या रणनीति है, खासतौर पर पार्टी में प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन होना है। क्योंकि कई बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री अब उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, चाहे वो AK शर्मा हो, चाहे वो JPS राठौर हो, चाहे वो नरेंद्र कश्यप हो या दयाशंकर सिंह जैसे चेहरे हों जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और संगठन में भी उनके पास प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्रियों के पद भी हैं। तो सीधे तौर पर उनके रिप्लेसमेंट को लेकर भी चर्चा होगी। तो चूंकि कल ये बड़ी बैठक है, उसके पहले प्री पोल एक बीजेपी अपनी बैठक कर रही है जिसमें इन सारे एजेंडों को लेकर चर्चा होगी। पार्टी अपने एजेंडे सेट करेगी। उत्तर प्रदेश जो यूनिट है भारतीय जनता पार्टी की, वो इन चीजों को देखेगी कि कैसे जो प्रदेश समिति की बैठक है उसमें इन मुद्दों को रखा जाए, किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाए। चूंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई अलग अलग सेशंस होंगे जिसमें अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक और साथ ही साथ आर्थिक के साथ ही बीजेपी के रणनीतिक जो सेशंस हैं वो आयोजित किए जाएंगे। उन सेशन से पहले एक प्री बैठक है जिसमें किस तरीके से इनको आयोजित किया जाना है, कौन कौन से पदाधिकारियों के पास क्या जिम्मेदारी होगी प्रदेश कार्य समिति में जब मंथन हो रहा होगा,
किस पदाधिकारी की तरफ से कौन सा विषय रखा जाएगा, इन बहुत सारे विषयों को लेकर ये एक पूर्व बैठक है जिसमें कहीं ना कहीं ये सारे एजेंडे तय किए जाएंगे जिनको कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रखा जाना है। कुल मिला के देखा जाए तो एस के वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है, चाहे निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। और हम देख रहे हैं कि कहीं मंथन हो रहा है, कहीं बैठकें हो रही हैं, कहीं समीक्षाएं हो रही हैं और कहीं पे लोगों को जिम्मेदारियां देने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि 2024 से पहले कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए, जो कील काटे हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए, जो नाराज हैं उनको मनाया जाए, जो लोग लंबे वक्त से पार्टी में जुड़े रहे हैं उनको संगठन में पद दिया जाए, क्योंकि बीजेपी में एक नियम चलता है, एक व्यक्ति एक पद। चूंकि कई ऐसे पद भी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुके हैं, तो सीधे तौर पर उनको संगठन का पद छोड़ना है और ऐसे पदाधिकारियों की तलाश करनी होगी जो कि पार्टी के लिए मुफीद हो, जातीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरण के हिसाब से फिट बैठते हो और पार्टी को 2024 में 2014 और 2019 जैसी जीत दिला सकते हो। तो ये बहुत सारे मुद्दे होंगे जिनको लेकर कार्य समिति में चर्चा होनी है। आप नजर बनाए रखिए, ये एक तैयारी बैठक है जिसमें इन सारे विषयों को लेकर, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, मैं आपसे फिर जानकारी लूंगा। लखनऊ से खबर है जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड का मामला है और इसमें पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया है। कोर्ट ने धनंजय सिंह को 25,000 के यानी 25,000 के 2 पर्सनल बॉन्ड पे जमानत दी है और धनंजय सिंह पर आरोपियों को सहयोग करने का आरोप था। नीलेश हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर आरोपियों को सहयोग करने का आरोप था, 25,000 रुपए के यहाँ पे बॉन्ड पे उन्हें जमानत दी गई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की दिन दहाड़े गोली से मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद धनंजय सिंह का नाम सुर्खियों में आया था और इनके ऊपर आरोप लगे थे कि जो शूटर थे उनको जो है इन्होंने सहयोग किया था, उनको संरक्षण दिया था, जिसके बाद इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। साथ ही साथ आज की अगर हम बात करें तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया है और सरेंडर करने के साथ ही जमानत की अर्जी डाली थी। कोर्ट ने जमानत की अर्जी मंजूर की और 25,000 के 2 पर्सनल बॉन्ड भरवाकर जो है धनंजय सिंह को जमानत दे दी गई। इस दौरान कोर्ट परिसर में वकीलों के साथ तमाम जो धनंजय सिंह के समर्थक थे वो मौजूद रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह के हत्याकांड को, तो कहीं ना कहीं दिन दहाड़े जब अजीत सिंह की हत्या हुई थी उस समय काफी जो हत्याकांड का सुर्खियों में रहा था, कई लोगों के नाम इससे सामने आए थे। जिसके बाद पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ्तार किया था और जिस तरीके से पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर आरोप था कि इन्होंने आरोपियों को सहयोग किया है, संरक्षण दिया, जिसके बाद जो है आज इन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है और सरेंडर करने के बाद इनको कोर्ट ने 25,000 के 2 पर्सनल बॉन्ड भरकर जमानत दे दी। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर आरोपियों को सहयोग करने का आरोप लगा था और उसी मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड का मामला था। खबर मेरठ से है जहां बीच सड़क पे युवकों की स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है और सड़क सुरक्षा अभियान की यहां पे खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जान जोखिम में डालकर बाइक से स्टंट कर रहे युवक और यहां पे ये जो पूरी तस्वीरें हैं स्टंटबाजी की वो कैमरे में भी कैद हुई हैं और इन तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं कि यहां पे कैसे इन्हें कोई डर नहीं, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना सिस्टम का, ना कानून का और ना लोगों की जान का। क्योंकि कई बार ये स्टंट अपने लिए करते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी वो जानलेवा साबित हो जाते हैं, अपने लिए तो है ही। ये देखिए बाइकों से यहां पे स्टंट किए जा रहे हैं। स्टंटबाजी का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। मेरठ की ये तस्वीर, ये खबर। वीडियो की बात आप कर रहे हैं, ये एक 2 बाइक से कुछ लड़के स्टंटबाजी करते हुए ऐसा उस वीडियो में प्रतीत हो रहा है। हालांकि वीडियो को देख के लग रहा है कि वो कई दिनों पुराना है। तो इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। ये जिस वीडियो की बात आप कर रहे हैं ये और फतेहपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है जहां प्रलोभन देकर लोगों को धर्मांतरण उनका कराया गया। पुलिस ने धर्मांतरण मामले का संज्ञान लिया है और करीब 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो देवीगंज चर्च के पादरी समेत 10 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। धर्मांतरण को लेकर पूरी तरह से शासन प्रशासन गंभीर है और जहां पे भी इस तरह की खबरें आ रही हैं वहां पे एक्शन लिया जा रहा है। तो देवीगंज चर्च के पादरी समेत 10 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और गाड़ी को लूटने वाले बदमाश से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान गैंग के 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं और जिसमें से एक गैंगस्टर मुठभेड़ में घायल हुआ। इनके पास से लूट की कैब और 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। बीती रात को लगभग 1 बजे के करीब गौर सिटी मॉल के पास एक कार लूट हुई थी। इस कार को इन लोगों ने बुक किया। बुक करने के बाद यहाँ पे लाके लूट लिया। तत्काल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज शाम को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कार की बरामदगी सुनिश्चित की गई। चूँकि ये अभियुक्त भागा था, लगातार पुलिस टीम के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही थी। आज मिलक लच्छी गाँव के पास इस अभियुक्त को देखा गया। जब पुलिस पार्टी ने घेराबंदी की तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। फायरिंग में, काउंटर एक्सचेंज में, जवाबी कार्रवाई में इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसे अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। प्रारंभिक जानकारी में 1.5 दर्जन के करीब इसके ऊपर अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत है। ये एक शातिर लुटेरा। और खबर गाजियाबाद से है, जहां 5 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई और ईंट से कुचल के बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। बच्ची जो है वो रिश्तेदार के घर खेलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी और घर से 100 मीटर की दूरी पर बच्ची का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भीड़ को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मोदी नगर के हापुड़ मार्ग पे स्थित गदाना गांव का यह मामला। पूरी बात ये थी कि जब मैं सुबह देखकर गई थी ना तो इन लोगों के साथ खेल रही थी। अच्छा। तो मैं फिर रोटी बनाने लग गई। इतने में यूँ आ गई दीपा, कह लगी ना भाभी वो क्या नाम है, भूमि जो खून में हो रही है। मैं रोटी छोड़ के जब आई देखना, जब लेके ऐसे यहाँ से डॉक्टर के लेकर भगी उनके पास। हाँ जब तो ले गए थे। हाँ तुम जो कह रहे थे उनको ऊपर से गिरी। बुरी हालत थी, मुँह सब सूजे पड़े थे, इसके खून सारे तर हो रही थी। अस्पताल ले जा रहे हैं। किसको? मेरी लड़की को, भूमि को। अच्छा। फिर मैं काम कैसा आया तो मुझे पता चली आते हैं फिर अस्पताल में ले गए। फिर वहाँ से वापसी आए, वापस में हम तोड़ दिया, अस्पताल में ले जाते हैं। क्या हुआ था उसको? मुझे पता काम करता, मुझे पता ही नहीं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं उसको क्या हुआ? यहाँ पर ईंटों से बजा रखा है उसके सिर में। यहाँ पे भी मार रखी है, 4 माई मार रखी है, दांतों में भी यहाँ पे सिर में सारे मार रखे हैं। ऐसा है एक 6 साल की बच्ची है और ये थोड़ी सी दूरी पे उनका मकान है और उसके पास में एक जो बिटोड़े रखे हुए थे और उस लड़की को ले जाकर और किसी ने उसकी जो हत्या कर दी ईंटों से बचा। और यादराम भारती हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। यादराम, घर से कुछ ही दूरी पर 5 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ, बताया जा रहा है हत्या की गई। किसने और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया? देखिए, ये मोदी नगर गदाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक मजदूर है जिसका नाम रिंकू है। रिंकू अपने परिवार के साथ है और उसी से जो बच्ची है भूमि, वो घर के पास ही खेल रही थी और पास की दुकान तक वो गई थी और जहां पर बताया गया कि दुकान से महज 100 मीटर दूरी पर उसका शव मिला है और ईंटों से पीट कर इसकी हत्या की गई। फिलहाल पुलिस मौके पर है और इस पूरे मामले में FIR दर्ज पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से बच्ची की ईंटों से पीटकर हत्या की है, वो भी 5 वर्षीय की, वो काफी दिल दहला देने वाली घटना और इलाके में इस पूरी घटना को लेकर तनाव बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो भारी भीड़ मौके पर जमा है उसको देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। लेकिन क्या परिवार की किसी के साथ कोई रंजिश थी, कोई दुश्मनी? चूंकि घर से महज 100 मीटर की दूरी पर बच्ची का इस कदर हत्या कर देना अपने आप में दिखाता है कि कोई दुश्मनी है जो इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, जिस तरीके से बच्ची को ईंटों से पीट कर मारा गया, उससे साफ तौर पर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि कोई पुरानी रंजिश है जिसका बदला लेने के लिए बच्ची को इसका निशाना बनाया गया है, या फिर दुष्कर्म को लेकर के भी एक एंगल पुलिस ये भी चेक कर रही है कि कहीं दुष्कर्म में असफल होने पर कहीं ये घटना तो नहीं की गई। तो तमाम जो पहलू है उस पर पुलिस जांच कर रही है और सभी जांचों को देखते हुए जो आरोपी है उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। फिलहाल जो पुलिस है उसका कहना यही है कि जल्द ही जो बदमाश है, जो भी जिन्होंने भी इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, वो जल्दी पकड़े जाएंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए यादराम। तो यहाँ पे एक 5 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया। अब पुलिस मामले में जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है।
अमरोहा से खबर है, जहां सिस्टम की लापरवाही की भेंट एक महिला चढ़ी और स्वास्थ्य विभाग शिकायती पत्र का इंतजार करता रहा। महिला ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने महिला के पेट में ऑपरेशन के बाद जो पट्टी थी उसको छोड़ दिया था। डॉक्टर और प्रशासन से इलाज के लिए ये लोग गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टर ने धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया, ऐसा आरोप है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमरोहा के फैजल नर्सिंग होम का यह मामला। तो डॉक्टर पे यहां पे गंभीर आरोप लगाए गए और एक महिला की मौत महज डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुई। तो अमरोहा के फैजल नर्सिंग होम का मामला, जहां पे लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हुई। उसके बाद परिजनों ने यहां प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, हंगामा किया, विरोध किया। उन्होंने कहा कि इलाज के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में ही पट्टी को छोड़ दिया था, जिसके चलते महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ी। और मोहम्मद वाजिद हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। वाजिद, यहां बताया जा रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई। परिजनों का जो गुस्सा है वो तस्वीरों में देखा जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बता दूं, ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के सदर कोतवाल इलाके के एक निजी नर्सिंग होम यानी कि फैसल नर्सिंग होम का पूरा मामला है। 17 दिन पहले महिला का ऑपरेशन हुआ था। बता रहा कि महिला के पेट में कोई कॉटन छोड़ दी गई थी और जिसके बाद उसकी महिला की हालत बिगड़ती गई और उसके परिजन लगातार डॉक्टर से मांग करते रहे कि महिला की हालत बिगड़ रही है, आप देख लीजिए, लेकिन डॉक्टर ने इस पूरे मामले में कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया है और इस पूरे मामले में जो है अमरोहा नगर कोतवाली में परिजनों की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और बड़ी बात यह है कि जहां तक अमरोहा स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2 मामले और आ चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है और उसी के संरक्षण में ये तमाम गोरख धंधे फल फूल रहे हैं, क्योंकि लगातार झोला छाप डॉक्टर अपने निजी नर्सिंग होम में झोला छाप डॉक्टर से ऑपरेशन करा रहे हैं और उसी का नतीजा बिल्कुल सामने निकल कर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया माजी इस जानकारी के लिए। और पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में वर्चस्व को लेकर छात्र गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। छात्रों के 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग हुई और कई दिन से कॉलेज में छात्रों में विवाद चल रहा था। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया है। लालकुर्ती थाना के सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज का मामला, जहां छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और कई दिनों से इनमें विवाद चल रहा था। मारपीट हुई, यहां तक कि फायरिंग का भी आरोप लग रहा है कि फायर तक हुआ यहां। तो वर्चस्व को लेकर छात्रों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। थाने में भी रिपोर्ट करी, उन्होंने हमें कोई अभी कुछ नहीं दिया, मतलब कोई सबूत। तो अब यहाँ पे लाल आए हो आप, क्या इलाज के लिए आए हो? हाँ जी, इलाज के लिए आए। जब हमारे पापा के इतनी चोट लगी, इलाज के लिए आए। अब यहाँ पकड़ भी नहीं रहे, भर्ती भी नहीं कर रहे। हम लोग को जानकारी मिली थी कि विद्यालय के ही बच्चों में आपस में कुछ झगड़ा हुआ है, तो उसी के संबंध में यहाँ जानकारी करने पहुँचे हैं। तो जानकारी ये हुई कि कुछ दिनों पूर्व 10वीं क्लास के ही कुछ बच्चों में आपस में कंधा टकराने की वजह से कुछ मनमुटाव वाद विवाद हो गया था और उसमें इनकी बातचीत भी हो गई थी। लोगों ने एक दूसरे से माफ़ी भी मांग लिया था, लेकिन आज शायद उसी मुद्दे को लेकर फिर से बच्चों में ही आपस में ही ये मारपीट की ऐसी घटना हुई है। तो अब इसमें पुलिस इसको संज्ञान लेके इसमें जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो कर रही है। यहाँ पे हम लोग को
तो वर्चस्व को लेकर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए और उनमें खूनी संघर्ष हुआ। कई छात्र घायल भी हुए। पुलिस मौके पर पहुंची है, अब जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। और कई दिनों से बताया जा रहा है कि छात्रों में विवाद चल रहा था और अब ये विवाद जो था वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। अतुल हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, छात्रों का जो दो गुट हैं वो वर्चस्व को लेकर आपस में भिड़ गए, यहाँ क्या कुछ हुआ? देखिए, मेरठ के थाना लालकुर्ती क्षेत्र का मामला है, जहां वर्चस्व को लेकर दो छात्रों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जिसमें पुलिस ने 4 छात्रों को हिरासत में लिया। पूछताछ की लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर इसी तरह से पहले भी कई घटना हो चुकी है। मेरठ कॉलेज की बात की जाए या फिर बीडीएस कॉलेज की बात की जाए, देखिए बीते दिन अभी एक छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मेरठ के लालकुर्ती क्षेत्र में सेंट जोजर्स स्कूल में ये मामला देखने को मिला है, जहां पर आपस में छात्रों का विवाद हुआ। उसके बाद जमकर लाठी डंडे और खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जिसके बाद पुलिस ने 4 छात्रों को हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। लगातार देखा जाए तो इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस का कहना है किसी भी छात्र को बख्शा नहीं जाएगा जो अपने लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार देखा जाए तो जनता से जो छात्र हैं उनसे अपील की जा रही है। पुलिस लगातार बोल रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसके बाद जो उत्पात करने वाले छात्र हैं बाहर से बुला करके जो गैंगवार करने वाले छात्र हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अतुल। तो यहाँ पे देखिए अब पुलिस जो है वो पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है और कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर बागपत से है, जहां डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर से एक बार पैरोल मिली है और गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है। रोहतक की सुनेरिया जेल से बागपत के लिए वो रवाना हुआ है और बागपत के बरनावा आश्रम के लिए राम रहीम रवाना हुआ। तो बागपत के बरनावा आश्रम के लिए राम रहीम रवाना हुआ है, जिसे एक बार फिर पैरोल मिला है। कुछ दिन पहले भी गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी गई थी। विकास हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिला 40 दिन का। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जो बाबा राम रहीम है उनको 40 दिन का पैरोल मिला था और रोहतक जेल से उन्हें बागपत के बरनावा आश्रम में लाया गया था, जहाँ डेरा प्रमुख होगा था, जो है सिरसा के बाद दूसरा बड़ा आश्रम है। यही एक बार फिर उनको पैरोल मिली है और जो गुरमीत राम रहीम है अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने बागपत में होते हुए बरनावा आश्रम में एंट्री की है और वो बरनावा आश्रम में पहुंच चुके हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर अगर देखा जाए तो स्थानीय पुलिस ने भी पर्याप्त इंतजाम कर रखे थे, जिसके चलते अब बाबा जो राम रहीम है वो फिलहाल बरनावा आश्रम में पहुंच चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विकास। तो डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिली है और करीब 40 दिन की ये पैरोल मिली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।